हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओश टहलिया फंक्शन पेन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवेल्स पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये नॉवेल आप सभी को कैसी लग रही है। तो चलिए अपने नॉवेल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस चैप्टर 12 पार्ट 1 यीलिंग। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को पता चल गया था कि विंग उसका मेट है। अब आगे बॉसर सरन ने उस ग्लोब में से विंग को देखते हुए लैनी से कहा, क्या लाइफ आपके पास आजकल आ नहीं रहे? लैनी ने कहा, वो जल्दी ही आएंगी। उसके बाद उन्हें अपना पास्ट भी तो जानना है। फिलहाल तो मुझे अभी डिस्ट्रॉयर का इंतज़ार है। बॉसर सरन ने कहा, इंतज़ार तो मुझे भी है और वो जल्द ही आएंगे। लैनी ने कहा, उन्हें आना ही होगा। जैसे ही लैनी ने ये कहा तुरंत उस कमरे का दरवाज़ा ठाम से खुल गया और उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ उस पूरे कमरे में गूंज गई थी, जो कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। पर उस अंधेरे कमरे में भी बाउसर सरन और लैनी की चमक इतनी थी कि जैसे वो कमरा पूरी तरह जगमगा रहा था। अंधेरे में होते हुए भी उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनकर बाउसर सरन ने एक स्मिक किया और उन्होंने पीछे पलटते हुए कहा, वांग जी को देखते हुए, आखिरकार आप आ ही गए डिस्ट्रॉयर, आप ही का तो इंतजार था। वांग जी ने उस अंधेरे कमरे में आते हुए लैनी को देखते हुए कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मेरा मेट है? ये सुनकर बाउसर सरन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था सबके मेट होते हैं। वांग जी ने कहा, पर आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरा मेट विंग है? बाउसर सरन ने कहा, तो इससे क्या बदल जाता डिस्ट्रॉयर? लाइफ आपकी मेट है तो क्या बदल जाता? ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और जब वो बाउसर सरन की मुस्कुराहट देख रहा था तो जैसे उसका तो खून खौल गया था। डिस्ट्रॉयर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था ये सच्चाई जानकर कि विंग उनका मेट है। उनके चारों ओर से एक ब्लैक और एमिट हो रहा था, जो लैनी और बाउसर सरन देख सकती थी। वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि डिस्ट्रॉयर जब भी गुस्सा होते हैं तो उनके आसपास से एक ब्लैक और एमिट होता है। और ये देखकर तो बाउसर सरन और लैनी और भी ज़्यादा खुश हो गई थी, और जो डिस्ट्रॉयर को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। वांग जी ने बाउसर सरन के पास आते हुए उनके आंखों में देखते हुए गुस्से में कहा, आप बातों को घुमाइए मत, मुझे बस इतना बताइए कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरा मेट है? ये सुनकर बाउसर सरन मुस्कुराते हुए पीछे हट गए। लैनी ने आते हुए डिस्ट्रॉयर के आंखों में आंखें डालकर उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, क्यों डिस्ट्रॉयर, इससे क्या बदल जाता? लॉर्ड बाउसर सरन ने सही कहा, इससे क्या बदल जाता? अगर आपको हम बता देते कि लाइफ आपकी मेट है, क्या बदल किया जाता? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप गुस्सा क्यों है डिस्ट्रॉयर? आप ये जानकर गुस्सा है कि यह आपका मेट है, या आप इस वजह से गुस्सा है कि आपका मेट लाइफ है, जो पूरे ही ह्यूमंस की गॉडेस है, उनकी वजह से ही ह्यूमंस जिंदा है? आप इस वजह से गुस्सा है, या वो पूरे ही ह्यूमंस की मदर है? आप गुस्सा क्यों है डिस्ट्रॉयर, मुझे बताइए। ये लैनी ने डिस्ट्रॉयर के आंखों में आंखें डालकर कहा था। वांग जी ने कहा, मेरा मेट हर जन्म में मरता चला आया है। बाउसर सरन ने कहा, ओ तो आपको पता चल गया डिस्ट्रॉयर, क्या आपको पता है लाइफ किसकी वजह से मारे गए हैं? आपकी वजह से वो मारे गए हैं। वांग जी ने कहा, पर क्यों? बाउसर सरन ने कहा, क्यों आपको नहीं पता डिस्ट्रॉयर? आपने तो लाइफ का पूरा पास्ट देखा है, तो आपको नहीं पता वो आपकी वजह से कैसे मारे गए हैं? चलिए मैं बताती हूँ। डेस्टिनी लाइफ को मारना चाहती है। वांग जी ने शॉक होते हुए कहा, क्यों? बाउसर सरन ने कहा, क्यों नहीं चाहेगी? लाइफ पूरे ह्यूमंस की मदर है और अर्थ का समय पूरा हो गया है, इसीलिए डेस्टिनी लाइफ को मारना चाहती है, क्योंकि जब तक लाइफ है अर्थ रहेगा और लाइफ ख़त्म
तो अर्थ भी खत्म, क्योंकि वो गॉडेस तो उन्हीं की है ना, इंसानों की। इसीलिए डेस्टिनी उन्हें मारना चाहती है। रीज़न कुछ भी हो, वो मरेंगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। गॉड ऑफ हेल इसीलिए लाइफ के पीछे पड़े हैं। वो उन्हें मारना चाहते हैं, पर उन्हें यूज़ डेस्टिनी कर रही है। वांग जी ने कहा, पर क्यों? एडम ही क्यों? डेस्टिनी ने उन्हें ही क्यों चूज़ किया? लैनी ने कहा, डिस्ट्रॉयर, ये तो आपको भी पता है। आपने अगर लाइफ का पास्ट देखा है तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि क्यों डेस्टिनी ने एडम को चुना, क्योंकि ये इसकी शुरुआत तो आप ही से हुई थी। वो रिवेंज ले रहे हैं। ये सुनकर वांग जी शॉक। वांग जी ने कहा, रिवेंज? बाओसो सेरेन ने कहा, बिल्कुल, वो ले रहे हैं। डेस्टिनी आप तीनों को नचा रही है। आपने गॉड ऑफ हेल के मेट को मारा है, तो गॉड ऑफ हेल आपके मेट को मारना चाहते हैं। पर मुझे लगता है इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लाइफ को तो वैसे भी मरना है। क्योंकि आप ही ने कहा था ना डिस्ट्रॉयर, आपको जिस दिन पता चलेगा कि आपका मेट एक ह्यूमन है तो आप उसे मार देंगे। तो डिस्ट्रॉयर, मार दीजिए अपने मेट को, क्योंकि आपकी मेट तो खुद लाइफ है, सारे ह्यूमंस की मदर है, जिनसे आप नफरत करते हैं। मार दीजिए लाइफ को, मार दीजिए डिस्ट्रॉयर, मार दीजिए। जैसे ही वांग जी ने सुना, वांग जी का दिल जैसे धक्का से कर गया। वांग जी डर गया था। ये सुनकर ही वांग जी ने कहा, नहीं। बाओसो सेरेन ने कहा, क्यों नहीं मानना चाहते आप उन्हें? क्या बदल क्या गया है? आप ही ने कहा था डिस्ट्रॉयर, जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपका मेट एक ह्यूमन है, आप उन्हें मार देंगे। पर यहाँ तो आपकी मेट खुद लाइफ है, ह्यूमंस की मदर है, तो आप उन्हें क्यों नहीं मारना चाहते? आपको तो इंसानों से नफरत था, तो मार दीजिए उन्हें, क्योंकि वो उन्हीं की मदर है। मार दीजिए डिस्ट्रॉयर, मार दीजिए। आप मारना क्यों नहीं चाहते, ये बताइए मुझे, क्यों नहीं मारना चाहते? या आप नहीं मारना चाहते तो बता दीजिए, मैं मार दूंगी। क्योंकि अगर मैंने इतने सालों से उन्हें बचाया है तो मारने में उन्हें हर्जी क्या है? जिस तरह मैं उन्हें बचा सकती हूँ, उस तरीके मैं उन्हें मरने भी दे सकती हूँ। क्यों नहीं मारना चाहते आप बताइए? आपके हाथ कांप क्यों रहे हैं? आपके सिर से पसीना क्यों बह रहा है? आप डर क्यों रहे डिस्ट्रॉयर? आप डर क्यों रहे? आपकी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है? बताइए डिस्ट्रॉयर, बताइए, आप उन्हें क्यों नहीं मारना चाहते? आपने उन्हें उस वक्त क्यों मरने नहीं दिया जिस वक्त आपको पता चला था कि लाइफ आपकी मेट है? लाइफ तो आपसे डरती है, आपकी मेट होते हुए भी, और वो डर कर ही आपसे भाग रही थी ना, और उस बस से वो टकराने वाली थी। उनकी उस वक्त मौत तय थी, पर आपने उन्हें बचा लिया डिस्ट्रॉयर। क्यों बचाया? क्यों मरने नहीं दिया? बताइए डिस्ट्रॉयर, क्यों नहीं मरने दिया? बताइए मुझे डिस्ट्रॉयर, आपकी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है? क्या बदल गया है? वैसे भी लाइफ को तो आज नहीं तो कल मरना है, वैसे भी इतने झंझट क्यों पालना? उन्हें तो मरना ही तो मार देते हैं डिस्ट्रॉयर। आप नहीं मार सकते तो मैं मार देती हूँ, हम मार देते हैं। क्यों लॉर्ड रैनी, हम उन्हें मार सकते हैं। अब तक हम उन्हें बचाते हुए आए हैं, इंसानियत के लिए उन्हें बचाते हुए आए कि इंसान जिंदा रहे। पर आप तो डिस्ट्रॉयर, आप तो इंसानों को ही मारना चाहते हैं। तो अच्छा है ना कि आप मार दीजिए, लाइफ को मार दीजिए। या तो आप नहीं मार सकते तो हम मार देते हैं, हम एक सेकंड में उन्हें मार सकते हैं। वैसे भी डेस्टिनी उन्हें मारना चाहती है, तो ये काम डेस्टिनी का हम ही कर देते हैं। आपको तो इंसानों से नफरत है, तो अच्छा है ना, आपकी नफरत आप तक रहेगी, आपकी नफरत कामयाब हो जाएगी कि आप मारना चाहते थे डिस्ट्रॉयर इंसानों को। तो अच्छा है, लाइफ को मारकर हम पूरी इंसानियत को ही खत्म कर देते हैं। ये कहते हुए बाओसो सेरेन ने उस ग्लोब की तरफ एक व्हाइट कलर की रोशनी फेंकी, जिसकी वजह से वो ग्लोब में से एक रोशनी एमिट हो गई और उसमें विंग दिख रहा था। उस रोशनी में वांग जी देख सकता था। विंग कार में है, उसने अपने कानों पर हेडफोन लगाया और वो मुस्कुरा रहा था, वो सॉन्ग सुन रहा था। नो सेंग को विंग ने उसे घर ड्रॉप कर दिया था। अब उस कार में बस विंग और वो ड्राइवर था, जो कार वो ड्राइव कर रहा था। पर अचानक से उस कार के ड्राइवर के हाथ से वो स्टीयरिंग व्हील बहुत तेजी से घूमने लगा और वो ड्राइवर संभाल नहीं पा रहा था। विंग ने कहा, क्या हुआ अंकल जॉय? अंकल जॉय क्या हुआ? अंकल जॉय ने कहा, मास्टर मैं इस कार को संभाल नहीं पा रहा। और उसी वक्त उस कार के सामने एक बड़ी सी ट्रक आ रही थी, हॉर्न बजाते। ये देखो वांग जी का जैसे जान हलक को आ गई, तो उसने गुस्से में बाओसो सेरेन की तरफ देखा और वांग जी ने कहा, व्हाट द हेल? ये कहते ही वांग जी ने अपने हाथों में से एक ब्लैक कलर की स्मोक निकाली और उसने एक जगह भेज दिया था, जो देखकर लैनी मुस्कुरा गई और बाओसो सेरेन हंस रही थी। उन्होंने हंसते हुए ही उस ग्लोब में से आती हुई रोशनी को देखा, जिस रोशनी में दिखाई दे रहा था कि एक ब्लैक कलर की रोशनी बहुत तेज रफ्तार से आ रही है उस ट्रक की तरफ। और वो ट्रक
को दूसरे डायरेक्शन में ले जा रही है जिस तरफ विंग की कार नहीं थी। वो ट्रक विंग की कार से टकराने से पहले ही बगल से निकल गई और फिर वही ब्लैक स्मोक लाइट की स्पीड से विंग के कार की तरफ आई और उस ब्लैक स्मोक ने पूरी तरीके से विंग के कार के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से वो कार जो डिसबैलेंस हो गई थी वो कार सीधे चलने लगी। विंग ने कहा, अंकल जॉय ने कहा, मास्टर अब ठीक है, अब ठीक है मास्टर, लिटिल मास्टर अब ठीक है। विंग ने कहा, हाँ बस थोड़ा सा मुझे चोट लग गया है, मुझे दर्द हो रहा है। अंकल जॉय ने कहा, माफ़ कर दीजिएगा मास्टर, पता नहीं कैसे अचानक से मैं इस कार को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, माफ़ कर दीजिएगा मास्टर, लिटिल मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। विंग ने कहा, नहीं अंकल जॉय से कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी घर आने वाला है। अंकल जॉय ने कहा, नहीं मास्टर मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। विंग ने कहा, अंकल जॉय मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। विंग ने अपने पास से एक हैंकी निकाली और वो अपने सिर पर हैंकी रखने लगा। उसके सिर से ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि विंग बहुत तेज से टकरा गया था उस कार के विंडो से, जिसकी वजह से वहाँ से खून निकलने लगा था। बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी थी पर इतनी लगी थी कि विंग के माथे से ब्लीडिंग होने लगी थी। इसी वजह से विंग उस हैंकी को अपने सिर पे रखने जा रहा था पर विंग के माथे से वो खून टपक गया, जिस खून को देखकर डिस्ट्रॉयर भड़क गए थे। उन्होंने कहा, ये आप कैसे कर सकते हैं। जैसे ही डिस्ट्रॉयर ने ये कहा वो ग्लोब धड़ाम से टूट गया और उस रूम की खिड़कियों के जो कांच थे वो कड़क कड़क करके टूट गए थे एक ही साथ और वो कांच हवा में फैल गया था। पर बॉसेसरन और लैनी की पलक तक नहीं झपकी थी, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। वो बस डिस्ट्रॉयर को देख रही थी मुस्कुराते हुए और वांग जी गुस्से में बॉसेसरन और लैनी को देख रहा था। वांग जी ने कहा, ये आप कैसे कर सकते हैं। लैनी ने कहा, क्यों नहीं कर सकते, मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, तो ये किस्सा आज ही खत्म कर देते हैं ना, मतलब ही क्या है। बॉसेसरन और लैनी वांग जी को उकसा रही थी बार बार एक ही बात बोलकर। वो शायद वांग जी से कुछ उगलवाना चाहती थी, वांग जी को शायद कुछ रियलाइज करवाना चाहती थी। इसी वजह से वो बार बार एक ही चीज बोल रही थी विंग को मारने के लिए और वांग जी का पारा हाई होते जा रहा था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वांग जी लाइट की स्पीड से लैनी के पास आया और उसने अपने ब्लैक स्मोक रिलीज करते हुए लैनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा, मैं आपको उसे मारने नहीं दूंगा। लैनी ने कहा, क्यों मारने नहीं देंगे, मरना तो है, आज नहीं तो कल। वांग जी ने कहा, नहीं। लैनी ने कहा, क्यों नहीं, वही तो मैं पूछ रही हूँ, आखिर क्यों नहीं, क्या बदल गया है, कुछ बदल गया है डिस्ट्रॉयर, क्या बदल गया है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। लैनी ने कहा, मैं बताती हूँ क्या बदल गया है, आप उनसे प्यार करने लगे हैं, आप लाइफ से प्यार करने लगे हैं, है ना। इसी वजह से जब वो मरने वाली थी हार्ट बीट आपकी तेज हो गई थी, डर आप गए थे, आपकी सीने में डर बैठ गया था, आपके माथे से पसीना बैठ गया था, आपके हाथ कांप रहे थे क्योंकि आप उनसे प्यार करने लगे हैं, है ना। डिस्ट्रॉयर, कहिए आप उनसे प्यार करने लगे हैं। वांग जी ने कहा, नहीं। लैनी ने कहा, ठीक है तो ठीक है डिस्ट्रॉयर, तुम्हें मार देते हैं ना। ये कहते हुए लैनी ने लॉर्ड बॉसेसरन की तरफ देखते हुए कहा, लॉर्ड बॉसेसरन। जैसे ही लैनी ने ये कहा, बॉसेसरन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों में से एक रोशनी निकाली। जैसे ही वो जा रही थी तुरंत वांग जी ने गुस्से में अपने पास से एक ब्लैक स्मोक निकाला और उसने तुरंत बॉसेसरन की तरफ थ्रो कर दिया था। जैसे ही बॉसेसरन को वो ब्लैक स्मोक लगा, बॉसेसरन घिसटाते हुए दीवार से टकरा गए। वो गिरने ही वाली थी कि उन्होंने खुद को संभाल लिया और फिर उन्होंने गुस्से में फिर वांग जी की तरफ देखा क्योंकि वो फोर्स सच में बहुत ज़्यादा था। वांग जी ने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई थी, बहुत ज़्यादा पावर लगाई थी बॉसेसरन को रोकने के लिए, क्योंकि बॉसेसरन फिर से विंग को मारने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वांग जी ने एक लॉर्ड के ऊपर हमला किया था जो बहुत बड़ी बात थी और वो भी लॉर्ड बॉसेसरन के ऊपर वांग जी ने हमला किया और उन्हें रोका विंग को मारने से। बॉसेसरन ने वांग जी की तरफ देखा और गुस्से में कहा, क्यों, ये आपने क्यों किया डिस्ट्रॉयर, मैं तो उन्हें मारने चाह रही थी, जो आप करना चाहते हैं, आप उनसे प्यार नहीं करते तो आखिर क्यों आपने मुझे रोका, वजह क्या है। आप उनसे प्यार नहीं करते ना, तो ठीक है मर जाने दीजिए उन्हें। ये कहते बॉसेसरन ने फिर से अपने हाथ को हिलाया पर बॉसेसरन के ऊपर दोबारा से अटैक कर दिया वांग जी ने। उसने कहा, नहीं ये आप नहीं कर सकती। बॉसेसरन ने कहा, क्यों,
वांग जी ने कहा क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। जैसे ही वांग जी ने ये कहा चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। वांग जी ने कहा मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर आप लोगों ने उसे कुछ किया इसका मतलब है आपने मुझे हाथ लगाया है, और मुझे हाथ लगाने का मतलब तो आप सब जानते हैं, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। हेवन हो या हेल हो या अर्थ हो, मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। अगर मेरे मेट को कुछ हुआ तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। मुझे किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है तो बस अपने मेट से। लैनी ने कहा इतना पोसेसिव अपने मेट के लिए, इतना प्यार कब से और क्यों? डिस्ट्रॉयर लान फांग जी इतना ज्यादा पोसेसिव अपने मेट के लिए, आखिर क्यों? अब आप उनसे प्यार करने लगे इसलिए? ओह, अब तब कहाँ थे जब डेस्टिनी ने उनकी जान ली थी? कितने ही बार वो मारे गए, अब तब कहाँ थे डिस्ट्रॉयर? अब तब कहाँ थे? आप तो ये भी नहीं कह सकते कि आपको पता भी नहीं था, क्योंकि हमने आपको आगाह किया था, पर आपने हर बार कहा कि जिस दिन आपको आपका मेट मिला आप उस दिन अपने मेट को मार देंगे। अब तब कहाँ थे? कहाँ था आपका प्यार? आज ये ढोंग क्यों कि आप उनसे प्यार करते हैं? डिस्ट्रॉयर सबको पता है, डिस्ट्रॉयर सब कुछ खत्म कर सकते हैं। वो कभी भी किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, किसी को बचा नहीं सकते, किसी को मार भले ही सकते हैं पर किसी को बचा नहीं सकते। पर आपके पास हो डिस्ट्रॉयर, आपके पास लाइफ की भी पावर है। ऐसा क्यों है? आपने कभी ये सोचा डिस्ट्रॉयर? आपने कभी नहीं सोचा, क्योंकि इसकी वजह है, हर चीज़ की वजह होती है डिस्ट्रॉयर, और इसकी वजह थी लाइफ। आप लाइफ की ही वजह से लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि आप उनके फेटेड मेट है। और ये बटरफ्लाई, ये ब्लू बटरफ्लाई लाइफ का ही सिंबल है। इसी वजह से ये बटरफ्लाई लाइफ के पास हमेशा घूमती रहेगी। ये आपकी है पर ये लाइफ से बिलोंग करती है। डिस्ट्रॉयर, लाइफ की पावर आपके पास है क्योंकि लाइफ आपकी मेट है, वरना तो आप बस जिंदगियां तबाह करने वाले गॉड हैं, लोगों को मारने वाले गॉड है, लोगों का अस्तित्व मिटाने वाले गॉड है। लाइफ के पास आपकी पावर नहीं थी, क्योंकि पहली बार किसी ब्लैक पावर रखने वाले गॉड को लाइफ की पावर मिली है, वो आपके मेट की वजह से। कभी नहीं सोचा आपने बस अपने मेट को मरने दिया डिस्ट्रॉयर, मरने दिया। और आप कहते कि आप उनसे प्यार करते हैं, ये उनका आखिरी जन्म है। और साथ ही अर्थ का भी इस बार अगर लाइफ मरी तो वो कभी भी दोबारा उनका रिकार्डेड नहीं होगा, वो कभी भी दोबारा लौट नहीं पाएंगे, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और साथ ही अर्थ का भी। डिस्ट्रॉयर, जैसे ही वांग जी ने सुना, वांग जी के पैरों तले तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी। ये वांग जी को नहीं पता था कि ये विंग का आखिरी जन्म, इसके बाद विंग कभी भी जन्म नहीं लेगा। वो अगर मर गया तो वो कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा, किया ही नहीं जा सकता उसे। वांग जी ने कहा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बाओ सर ने कहा आप इसे रोक नहीं पाएंगे, उनकी किस्मत लिखी जा चुकी है। जिस किस्मत को हम आज तक रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भविष्य बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंजाम हमें यही लगता है कि डिस्ट्रॉयर, लाइफ का मरना तय है, क्योंकि एक बार फिर डेस्टिनी ने उन्हें मारने की कोशिश की है। सब कुछ हमारे हाथों से निकला जा रहा है। वांग जी ने कहा मैं डेस्टिनी को रोकूंगा, मैं विंग को मरने नहीं दूंगा। वो मेरा मेट है, मेरा, और मेरे मेट को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, ना ही आप, ना ही डेस्टिनी, और ना ही एडम। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी और विंग डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और सब विंग को देख रहे थे। और मैडम यू तो विंग को घूर रही थी गुस्से में, और विंग अपने बाउल को लेकर उसमें स्पून हिलाया जा रहा था। मैडम यू ने कहा खा क्यों नहीं रहे हो, खाओ। विंग ने कहा मुझे ये पसंद नहीं मॉम। मैडम यू ने कहा तुम्हें पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं खाओगे। विंग तुम खाओगे, विंग आज तुम यही खाओगे, पॉरेज ही खाओगे, समझ गए? चलो पूरा खाओ, तुम्हारी पनिशमेंट है। यहाँ जंगशा याली मैडम यू को देख रहे थे। अच्छा ये पनिशमेंट था क्या? पॉरेज खाने कौन पनिशमेंट होता है, कौन सी पनिशमेंट? हाँ, हमें तो ये सीधे टांग तोड़ देने की बात करती है, कभी कभी तो मार भी देती हैं, घर से निकाल देती है, यहाँ तक कि जेल में भी इन्होंने हमें भिजवा दिया था। और वी को पॉरेज खाने की पनिशमेंट?
हाँ, वैसे भी हमारे बेबी ब्रदर के लिए ये पनिशमेंट बहुत बड़ी बात है। मॉम ऐसे मत कीजिए। यालिनी ने ये अपने मुंह को बनाते हुए कहा था। मैडम यू ने यालिनी की तरफ देखा। क्या है? यालिनी ने कहा मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। मैडम यू ने कहा अगर तुम कुछ कहोगी ना घर से निकाल दूंगी। जंक्शन अपने मन ही मन सोच रहा था, हाँ मैं तो यही सुनना ही चाहता था कि आप ये कब बोलोगे, वही तो मैं सोच रहा था बोल क्यों नहीं रहे, पर आपने बोल दिया। देखा मॉम मैं आपको समझता हूँ। मैडम यू ने कहा तुम क्या सोच रहे हो? जंक्शन ने कहा कुछ नहीं मॉम। उनका पता चले तो ये तो मेरे मन को झाँक के मुझे ही पनिशमेंट दे दे जो मैं सोच रहा हूँ। मैडम यू ने कहा विंग तुम मुझे कब बताने वाले हो, क्यों गए थे बीजिंग? विंग ने अपने स्पून को घुमाते हुए अपने सिर को झुकाए हुए कहा मॉम मैं एक नावल लेने गया था। मैडम यू ने कहा कौन से नावल? विंग ने कहा वो मॉम मैं एक नावल पढ़ना चाहता था बहुत दिनों से। वो अभी आई थी, मैं अगर नहीं लेता ना मॉम वो बिक जाती। बहुत बहुत अच्छी बुक थी, मैं मेरा मतलब नावल थी, इसमें पढ़ना चाहता था इसीलिए। मैडम यू ने कहा कौन सी? विंग ने कहा द लास्ट ऑर्डर। मैडम यू ने कहा ये कौन सी बुक है, मैंने कभी नहीं सुनी। विंग ने कहा मॉम ये बहुत अच्छी नावल है, इसकी राइटर वॉलेट है। मॉम सब भी बहुत अच्छी नावल थी, बस मैं इसी को लेने गया था और थोड़ा सा एक्सीडेंट होते होते बचा हमारे घर का। मैडम यू ने कहा मैंने कहा था ना भी अकेले मत जाना। अकेले गए तो गए, बीजिंग तक पहुंच गए तुम। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम पनिशमेंट अपना पूरा किए हुए स्टेबल से नहीं उठोगे। विंग ने कहा मॉम आप मुझे डांट रहे हो। मॉम आपको पता है मैं पोरिज नहीं खाता, मुझे बहुत गंदा लगता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा ये कहते हुए विंग ने उस स्पून को छोड़ दिया और वो रोने लगा। याली ने हंसते हुए धीरे से बुनबुनाते हुए कहा ये मारा मेरे ब्रदर ने मास्टर स्ट्रोक। जंक्शन ने याली से कहा देखा सीजे अब मॉम पिघल जाएंगी आइसक्रीम की तरह। मैडम यू ने विंग को रोते हुए देखा और उनका दिल जैसे बैठ सा गया। उन्होंने कहा मेरा बेटा रो रहा है, मेरा बेटा रो रहा है। और वो अपने टेबल से उठ गई जल्दी से। उन्होंने विंग को हक्का लिया। उसने कहा नहीं बेटा नहीं, तुम्हें पॉलिश नहीं खाना तो मत खाओ बेटा, मैं कहाँ कह रही हूँ, पर तुम इस तरह रोए नहीं। विंग ने कहा नहीं मॉम आपने मुझे डांटा, मैं तो आप यही पॉलिश ही खाऊंगा, यही पॉलिश खाऊंगा, आपने मुझे पनिशमेंट दिया मॉम, सॉरी मॉम, मैं नहीं करना चाहता, मैं बीजिंग तक नहीं जाना चाहता था, पर मैं क्या करता मॉम, वो मेरी फेवरेट बुक थी, मुझे वो लेना था मॉम, वो लास्ट एडिशन था मॉम, आप जानते हो ना प्रीमियम बुक होते कितने जल्दी बिक जाते, और मुझे वो चाहिए थी मॉम, पर आपने मुझे पनिशमेंट दी, मैं अपना पनिशमेंट जरूर पूरा करूँगा, भले ही मुझे पसंद नहीं है तो क्या हुआ। मैडम यू ने कहा नहीं बेटा नहीं, तुम इसे मत करो, तुम इसे मत खाओ, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाया था, हाँ रुको रुको मैं अभी लेके आती हूँ। ये कहते हुए मैडम यू वहाँ से चली गई और वो दौड़ कर गई थी, वो बहुत घबरा गई थी। उनका छोटा सा बच्चा रोने लगा है। जो विंग ने हंसते हुए यालिनी की तरफ देखा और कहा मॉम तो बहुत जल्दी मान गई सीजे। जंक्शन ने कहा माय लिटिल ब्रदर मॉम बस तुम ही से मानती हैं, वरना हम ऐसा करें ना मॉम अपने 2-3 सैंडल हमें फेंक के मारें, वो हमें नहीं मनाने वाली। पर मैं खुश हुई कम से कम मॉम तुम्हारे ऊपर ये सारे फॉर्मूलास नहीं अपनाती हैं, वरना तुम तो झेल नहीं पाते माय लिटिल ब्रदर। विंग ने कहा पर गगा मैंने तो कभी नहीं देखा कि मॉम ने आप लोगों को मारा, वो तो आप लोगों को जब देखो तब डांटती रहती हैं, धमकियाँ देती रहती है। याली ने बुनबुनाते हुए कहा विंग तुम्हें पता नहीं है मॉम ना तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती रहती है, वो दिखाती है वो कितनी स्वीट है, पर वो है नहीं, वो बहुत खतरनाक है। विंग ने कहा सीजा आपने कुछ कहा? यानी ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं क्या कहूँगी। मैडम यू ने कहा विंग ये लो मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट तुम्हारे नूडल्स बनाया है और साथ ही तुम्हारे फेवरेट शेक भी बनाया है। विंग ने मैडम यू को हक करते हुए कहा थैंक यू मॉम आप बेस्ट हो। मैडम यू ने कहा हाँ मैं बेस्ट हूँ ठीक है, लेकिन विंग तुम्हारी पनिशमेंट ओवर होती है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगे। विंग तुम्हें कल से कैनी और जंक्शा के साथ कॉलेज जाना होगा, वो भी कार में, तुम अपने साइकिल नहीं ले जाओगे, समझ गए? विंग ने कहा मॉम। मैडम यू ने कहा विंग मॉम विंग ठीक है अच्छा, पर मुझे कल नियो सिंह के घर जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ मॉम प्लीज़? मैडम यू ने कहा नो। विंग ने कहा प्लीज़ मॉम। मैडम यू ने कहा नो नेवर। विंग ने कहा मॉम मेरा एक ही फ्रेंड है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैडम यू ने कहा ठीक है रोना मत करो ठीक है तुम जा सकते हो ठीक है।
विंग ने कहा मॉम पर अंकल जॉय को आप फायर नहीं करोगे ना, प्लीज़ मॉम, प्लीज़ मॉम, प्लीज़ मॉम। अंकल जॉय ने कुछ नहीं किया था, वो अचानक से वो गाड़ी अचानक से ख़राब हो गई थी, स्टीयरिंग व्हील उन्होंने कुछ नहीं किया था। प्रॉमिस मॉम, उनकी वजह से मुझे चोट नहीं लगा था, प्रॉमिस। उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की थी। आप जानते हो ना अंकल जॉय कितने अच्छे हैं, वो हमेशा से मेरी कार को चलाते, वही चलाएंगे, प्लीज़ 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 मॉम प्लीज़। डैन्यू ने कहा ठीक है, मैं उन्हें फायर नहीं कर रही। विंग ने कहा थैंक यू मॉम। मैडम यू को जंग फैमियांग ने देखते हुए कहा, जो विंग को अपने हाथों से नूडल्स खिला रही थी। जंग फैमियांग ने कहा, यू तुम्हें नहीं लगता था तुमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी विंग को माफ़ कर दिया? विंग ने इतनी बड़ी गलती की थी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें और बड़ी पनिशमेंट विंग को देनी चाहिए थी? और ये पॉरिश खाने का कौन सा पनिशमेंट होता है? मैडम यू ने गुस्से में जंग फैमियांग को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मेरे बेटे के लिए पनिशमेंट बहुत बड़ी थी, एक चम्मच उसने खाया, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तुम समझ नहीं फैमियांग, तुम कितने क्रूअल हो फैमियांग। जंग फैमियांग सोच में पड़ गए, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? पॉरिश खाना बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है क्या? क्या मैं क्रूअल फादर हूँ? और यहाँ याली ने अपने मॉम को देखा, ये विंग के प्यार में पागल हो गई हैं। दूसरा दिन सुबह हो चुकी थी और विंग अपने क्लास में था। आज विंग को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे पता नहीं क्यों कब से लग रहा था कि वही गोल्डन आइज उसे फिर से देख रही हैं। विंग के माथे से पसीना बह रहा था, विंग के हाथ काँप रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान उसे देखे ही जा रहा है, उसकी गोल्डन आइज उसे देखे ही जा रही हैं। विंग को रात भर नींद भी नहीं आई थी क्योंकि उसे लग रहा था वो गोल्डन आइज उसका पीछा छोड़ नहीं रही, और क्लास में भी विंग को वही लग रहा था। लैन कुरैन उस क्लास में आ गए थे, पर विंग अपने डेस्क पर बैठकर अपने कॉपी पर स्केचिंग किए जा रहा था उस पर्सन की। वो गोल्डन आइज जिसे वो बना रहा था उसे दिख रहे थे और उसके हाथ चले जा रहे थे। वो उस ब्लैक पेन से उस अल्फा के आँखों को ड्रॉ कर रहा था जैसे। विंग को वो आँखें दिख रही थी। लैन कुरैन ने कहा, तो स्टूडेंट, मैं आज आप सभी को एक न्यू स्टूडेंट से मिलाने वाला हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप सब इनके अच्छे दोस्त बनेंगे। ये कहते हुए लैन कुरैन ने पूरी क्लास की तरफ देखा और उनकी नज़रें फिर विंग की तरफ टिक गई। उन्होंने विंग को देखा, उन्होंने कहा गॉडेस। ये कहते ही उन्होंने बाहर की तरफ देखा, उन्होंने कहा, मिस्टर लैन आप अंदर आ सकते हैं। जैसे ही लैन कुरैन ने ये कहा, एक 19 साल का अल्फा जो बहुत हैंडसम था, उसने ब्लैक कलर का हुडी पहना हुआ था और एक ब्लैक रिप जीन्स पहनी हुई थी। यहाँ तक कि उसके स्नीकर्स भी ब्लैक थे, वो पूरे ब्लैक आउटफिट में था। उसने अपने ब्लैक सनग्लासेस को निकालते हुए कहा, थैंक्स प्रिंसिपल। लैन कुरैन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार लैन कुरैन की किसी ने स्माइल देखी थी, जो देख कर सब डर गए थे। उन सबको वो क्रीपी लग रही थी क्योंकि लैन कुरैन तो आज तक कभी हंसा ही नहीं। अगर वो उन्होंने हंसा है तो सबको बहुत क्रीपी लग रहा था कि ये बुड्ढा करने क्या वाला है। वो पर्सन अंदर आया, आते ही उसकी पहली नज़र विंग के ऊपर गई, जो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, जैसे वो किसी और वर्ल्ड में है। वो कुछ सोच रहा है और उसके हाथ चले जा रहे थे। उस पर्सन ने फिर अपने सिर को विंग की तरफ से हटाया और उसने पूरी क्लास की तरफ देखा। उस पर्सन ने कहा, हेलो, मेरा नाम है लान वांग जी, उम्मीद है हम सब अच्छे दोस्त बनेंगे। ये कहकर वो पर्सन सीधे विंग के सीट की तरफ चला गया था जहाँ न्योसेंग भी बैठा था। वांग जी ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? न्योसेंग ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ बैठा हूँ तो आप कैसे बैठ सकते हैं? वांग जी ने कहा, मैं बैठ सकता हूँ। ये कहते हुए उसने न्योसेंग की आंखों में देखा। न्योसेंग ने कहा, हाँ आप बैठ सकते हैं। न्योसेंग एकाएक पलट गया, जैसे उसे फोर्स किया गया था। न्योसेंग को वांग जी ने कंपेल कर दिया था। इसी वजह से न्योसेंग ने अपनी सीट छोड़ दी और वांग जी उस सीट पर बैठ गया। उसने अपने उस ब्लैक कलर के बैग को उस सीट पर रखा और कहा, हेलो, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही विंग ने सुना, उसने कहा, हाँ हाँ। ये कहते ही विंग ने उस सामने वाले पर्सन को देखा और विंग डर गया। वही पर्सन जो उसका पीछा करते रहता है उसके पास बैठा हुआ है। उसने कहा, तुम। ये कहते हुए विंग उठ गया और वो दूर जाने लगा। उसने कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग वांग जी से दूर जा ही रहा था कि विंग का पैर उस सीट में फंस गया था, क्योंकि विंग बिना पीछे देखे ही चले जा रहा था। इसी वजह से विंग गिरने ही वाला था। विंग ने कहा, आ! पर वांग जी ने विंग को गिरने से पहले ही विंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और विंग
वांग जी के उन आँखों को देख सकता था जो आँखें ब्लैक थी। विंग ने कहा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम मेरे पीछे करते करते यहाँ तक पहुँच गए? वांग जी ने कहा, क्या? तुम किसकी बात कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। वांग जी ने कहा, हेलो, मैं तुम्हारा पीछे नहीं कर रहा था, मैं तो आज ही आया हूँ इस कॉलेज में, तो मैं तुम्हारा पीछे कैसे करूँगा? एक सेकंड, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम मुझे ज़रूर जानते हो। ये वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा था, जो बहुत खूबसूरत आइज़ थी। वांग जी बस उन आइज़ को देखे जा रहा था, बोलते ही जा रहा था। उसे नहीं पता था वो क्या बोल रहा है, इतने सारे वर्ड्स उसने आज तक कभी नहीं बोले, पर वो आज बोल रहा है विंग को देखते हुए। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ तुम वही पर्सन हो जो मेरा पीछे करते हो। एक सेकेंड। विंग ने ये कहकर अपने एड़ियों पर खड़ा हो गया और उसने वांग जी की आंखों को घूर के देखा, जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि विंग शॉर्ट है और वांग जी बहुत लंबा है। वांग जी अल्फा है इसलिए वो लंबा है, विंग ओमेगा इसलिए थोड़ा सा छोटा है हाइट में। इसी वजह से विंग वांग जी की आंखों को ठीक से नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो उस डेस्क पे खड़ा हो गया और वांग जी नीचे खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था विंग कर क्या रहा है। विंग उस डेस्क पर खड़े होकर वांग जी की तरफ झुका, उसने वांग जी के फेस को पकड़ा और वो उसकी आंखों को देखने लगा। इसकी आंखें ब्लैक है, उसकी आंखें तो गोल्डन थी। क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है? वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है? वांग जी ने कहा, नो। विंग ने कहा, तो तुम वो पर्सन नहीं हो? वांग जी ने कहा, कौन पर्सन? वांग जी ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ नहीं पता, वो कितना अच्छा है, कितना इनोसेंट है। विंग ने वांग जी को देखते हुए ही कहा, मुझे अभी तुम्हारे ऊपर शक है, तुम रिसीट पे नहीं बैठोगे। वांग जी ने कहा, क्या? ये पूरा नज़ारा, उस क्लास में कम से कम 100 बच्चे होंगे। वो 100 बच्चे विंग और वांग जी को ये सब करते हुए देख रहे थे। सबको समझ में नहीं आ रहा था ये छोटा तुम्हें का कर क्या रहा है। माना कि ये अल्फा बहुत हैंडसम है, पर विंग ये कर क्या रहा है? और यहाँ लैन पर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये बुड्ढा तो ज़रा सी बात पे भड़क जाता है। आज ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? लैन कुरैन मुस्कुराते हुए देख रहे थे, कितने क्यूट लग रहे हैं डिस्टोर और लाइफ एक साथ। विंग ने वांग जी के फेस पर हाथ रखा, उसे ढकेलते हुए कहा, जाओ यहाँ से, तुम मेरे सीट पे नहीं बैठोगे। वांग जी ने कहा, क्या होगा यार ये कहते हुए वांग जी ने लैन कुरैन की तरफ देखा। विंग से कहो, मैं उसी सीट पे बैठूंगा। अब इसमें लैन कुरैन फंस गए। गॉडेस चाहती नहीं थी डिस्ट्रॉयर उनकी सीट पे बैठे, और डिस्ट्रॉयर उन्हीं की सीट पे बैठना चाहते हैं। लैन कुरैन क्या करते हैं? लैन कुरैन ने कहा, विंग। वांग जी ने घूर कर लैन कुरैन की तरफ देखा, वेरो में कैसे ऐसे बात करोगे? लैन कुरैन ने माइंडिंग कर कर कहा, सॉरी डिस्ट्रॉयर। उन्होंने कहा, विंग बेटा, तुम लैन वांग जी को अपनी सीट पे बैठने दो। विंग ने कहा, नहीं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर के एक और पार्ट के साथ। अगर नॉवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये चैप्टर आप सभी को कैसे लगा। बाय बाय।